नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण का यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो ईरानी आक्रमण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण यानी यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर के बारे में। उससे पहले अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, जो उससे जो एग्जेक्टिव यानी क्वेश्चन बनते हैं उसको हमको ध्यान रखना है कि जो कि खासकर यह भी क्वेश्चन कर देता है कि भारत पे सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तो वो जो है कि आपका ईरानी आक्रमण किए। ठीक है, तो ईरानी आक्रमण का कौन से वंश ने आक्रमण किया, तो वो है हकमनी वंश। इसको याद सकते हैं कि हकमनी वंश ने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया। और सफल व्यक्ति का नाम अगर पूछ दे तो वो जो है कि साइरस द्वितीय ने जो भारत पे आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। यही साइरस ने हकमनी वंश की जो है कि स्थापना किया था। अब दूसरी बात यह आता है कि अगर सफल व्यक्ति का नाम बताओ जो भारत पे आक्रमण किया था, यानी ईरानी सफल व्यक्ति, तो उसका नाम था डेरियस। याद रखें, डेरियस या दारा जो है कि आपका प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, दारा प्रथम। तो इन्होंने जो है कि 516 BC में भारत पे आक्रमण किया और सफल रहा। तो इसके बारे में यही क्वेश्चन किया जाता है कि भारत पे सबसे पहले आक्रमण किसने की, तो ये जो है कि ईरानियों ने आक्रमण की। और असफल व्यक्ति जो है कि आपका साइरस द्वितीय था जो हकमनी वंश का स्थापना किया। और सफल व्यक्ति डेरियस यानी दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, जो 516 BC में भारत पे आक्रमण किया। एक जो है कि डेरियस या दारा द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिकंदर से आक्रमण होता है, तो खासकर इसके बारे में जानकारी लेना है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर के बारे में। तो एक सिकंदर जो है कि एक सिकंदर लोदी होते हैं, जो पहलो लोदी, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे लोदी वंश के, तो वहाँ उनको जानकारी मिलेगी। तो वो सिकंदर नहीं है, ये सिकंदर महान है। इनको जो है कि एलेक्जेंडर के भी नाम से जाना जाता है। याद रखें, एलेक्जेंडर द ग्रेट के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, सिकंदर के थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद नक्शे के माध्यम से समझेंगे कि हमको पूरा अच्छा तरीक़ा से समझ में आ जाए। जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दूसरी बात, सिकंदर का पिता यानी फिलिप, याद रखें, फिलिप ने यानी 369 में मकदूनिया का राजा बनते हैं। याद रखें, मकदूनिया का राजा बनते हैं। 3 साल बाद यानी जो है कि आपका 356 BC में सिकंदर का जन्म होता है। 356 BC में सिकंदर का जन्म होता है। उसके बाद जो है कि 336 BC में यानी फिलिप को हत्या कर दी जाती है। 336 BC में यानी सिकंदर के पिता जो है कि फिलिप थे, उनको हत्या कर दी जाती है 336 BC में। तो उस वक्त सिकंदर का उम्र जो है कि 20 वर्ष रहता है। तो 20 वर्ष की उम्र में ही मकदूनिया का शासक जो है कि सिकंदर बनते हैं। तो सिकंदर का गुरु जिनका नाम था अरस्तु, उससे आप परिचित हैं। अरस्तु, वही अरस्तु जिसको जो है कि आपका पॉलिटिक्स का जन्मदाता माना जाता है। तो खासकर यह भी पूछ जाता है कि अरस्तु का भी एक गुरु थे, उनका नाम था क्या था, उसका प्लूटोनो नाम था। याद रखें, प्लूटोनो। तो खासकर इसके बारे में उतना जानकारी नहीं लेना है। ये अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे। तो इनसे सिकंदर ने शिक्षा ली। याद रखें, शिक्षा ली। और शिक्षा लेने के बाद सिकंदर ने उसको जो है कि जाहिर होता है कि हम विश्व को जीतेंगे। तो इच्छा जाहिर हुई सिकंदर को कि हम विश्व विजेता बनेंगे। तो क्या किया कि अरस्तु से उन्होंने शिक्षा लेकर के और सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया, तो ईरान में। जो अभी इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो ये भारत है, तो यहाँ का जो है कि ईरान है, वही ईरान जो भारत पर आक्रमण किया था। और यहाँ जो है कि यूनान है। याद रखें, यहाँ यूनान है। तो यहाँ का ही शासक जो है सिकंदर ने अपने गुरु अरस्तु से शिक्षा लेकर, आशीर्वाद लेकर के, और सबसे पहले जो है कि ईरान पे आक्रमण करता है। तो यहाँ समझ लेना है कि सिकंदर ने अपने 2 सेनापतियों के साथ वो जो है कि आक्रमण करता है। पहला का नाम था सेल्यूकस निकेटर। याद रखें, सेल्यूकस निकेटर। और दूसरे का निर्याकस। ये 2 सेनापतियों को लेकर के सिकंदर ने सबसे पहले ईरान पे आक्रमण करता है। तो ईरान के शासक जो है कि अभी हम बताए कि यहाँ जो है कि दारा जो है कि प्रथम 40 गुना ज़्यादा था। कौन? आपका ईरान जो है कि यूनान से 40 गुना ज़्यादा था, बड़ा था।
अभी जो है कि सिकंदर इस पर आक्रमण किया और छोटे मोटे जितने कोई शासक थे, राजा थे, उनको हराते हराते एक विशाल सेना की और लास्ट में चल करके 331 BC में सिकंदर और जो है कि दारा द्वितीय से युद्ध होता है। जब दारा द्वितीय से युद्ध हुआ तो सिकंदर ने पूरे ईरान को जो है कि जीत लिया और जीतने के बाद उसको जो है कि महान कहा गया। तो यहाँ से भी एक बात बनती है कि यहाँ से भी जो उसके मन जो इच्छा जाहिर था कि पूरे हम विश्व विजेता बनेंगे, तो यहाँ से और जो है कि जोरों तौर पर उसका अभियान शुरू हो गया। तो यहाँ से भी अब जो है कि सिकंदर आक्रमण करता है, उसका अगला अभियान जो है कि भारत की तरफ रहता है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जब भारत की तरफ होता है तो सबसे पहले उन्होंने आपका हिंद कुश पर्वत के पास पहुँचता है। इसको याद रखें खास करके, जो हिंद कुश पर्वत यहाँ याद रखें। तो दूसरी बात अगले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो भारत है, तो भारत के नक्शा से जितने ये जो है ये क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये जो है कि आपका जो है कि पर्वतीय क्षेत्र है। ये जो जितने हैं ये जो है कि हिंद महासागर है, इसको याद रखें। तो इसे जितने भी आक्रमण हुआ है वो जो है कि इसी मार्ग से हुआ है, जो आपका पंजाब क्षेत्र पड़ता है भारत का। तो ज़्यादातर जितने भी आक्रमण हुआ है वो इसी मार्ग से जो है प्रवेश करते हैं। खासकर जो है कि आपका यूनानी हो या ईरानी हो या अंग्रेज हो, सब जो है कि इसी मार्ग से ज़्यादातर प्रवेश करते हैं भारत की ओर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि ये समुद्र मार्ग से वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनका जो है कि आपका नौसेना मजबूत हो। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि सिकंदर ने सबसे पहले आपका जो है कि हिंद कुश पर्वत के पास पहुंचता है। तो हिंद कुश पर्वत पर पहुंचने के बाद इन्होंने एक आता है तक्षशिला। जब तक्षशिला के क्षेत्र में ये पहुंचा सिकंदर, तो यहाँ का राजा था आम्भी, याद रखें आम्भी। तो आम्भी ने सिकंदर से डर गया और डरने के बाद जो है कि वो आत्मसमर्पण कर दिया। फूल माला से स्वागत भी किया, आत्मसमर्पण किया और अगले अभियान के लिए है सिकंदर के साथ दिया। तो सबसे पहले जो है कि ये आम्भिक है, तो आम्भिक को ही देशद्रोही मानता है कि सबसे पहला अगर कोई देशद्रोही हो तो आम्भिक हो। और भी इतिहास में बहुत सारा देशद्रोहियों का नाम आएगा, जैसे आपका जयचंद्र भी आएंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले बहुत वीडियो के बाद उनका चैप्टर आएगा। तो ये आम्भिक ने सबसे पहले इसका सिकंदर का साथ दिया और अगले अभियान में इसका साथ दिया। दूसरी बात, इसको लेकर के अब आता है कहाँ, ये पंजाब के क्षेत्र में। सिकंदर को जो है कि पंजाब के क्षेत्र में आता है झेलम नदी के तट पे। इसको याद रखें, झेलम नदी के तट पे जो है कि सिकंदर का सेना और आम्भी के सेना मिल करके पूरे यहाँ जो है कि पहुँचती है। और पहुँचने के बाद जो है कि पंजाब का शासक जिनका नाम था पोरू या पोरस, इसको याद रखें पोरस। तो सिकंदर ने यहाँ जो है कि झेलम नदी के तट पे एक जो है कि वकैया, इसको भी याद रखते हैं कि वकैया शहर का निर्माण किया, स्थापना की, या वहीं अपने सेना को विश्राम किया और पोरस के पास संदेश भेजवाया कि आप भी जो है कि आम्भी की तरफ आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन जो है कि पोरस ने उनका पत्र को अविष्कार किया, स्वीकार नहीं किया और जो है कि युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब युद्ध के लिए तैयार हो गया तो सिकंदर के सेना ने झेलम नदी पार की और झेलम नदी के तट पे ही आपका 326 BC में युद्ध होता है। याद रखें 326 BC में युद्ध होता है। तो खासकर ये पूछा जाता है कि सिकंदर जो, तो ये कहा है कि जो झेलम नदी है, इसको याद रख सकते हैं कि झेलम नदी के तट पे, तो इसको झेलम नदी के युद्ध बोला जाता है। या जो है कि हाइडे स्पीड के नाम से जाना जाता है। तो हाइडे स्पीड क्यों बोला गया उसके बारे में हम समझेंगे कुछ देर बाद। अभी उसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ, यानी जो है कि मई का माह था या 326 BC में। तो उसमें जो है कि आत्मनिर्भर या आत्मविश्वास से जो अपने सत्य का परिचय देते हुए जो पंजाब का जो राजा थे पोरस, उन्होंने सिकंदर पे आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद पूरे अपने आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता के साथ सिकंदर पे आक्रमण की। और सिकंदर का घोड़ा जो था, जिसका नाम था बौकेफला, याद रखें बौकेफला, तो बौकेफला को मार दिया किसने, पोरस ने। और जब पोरस ने बौकेफला घोड़े को मार दिया तो सिकंदर ज़मीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद जो है कि सिकंदर की सेना ने पोरस को चारों तरफ से घेर लिया और पोरस को हार होती है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि जो पोरस को हार होती है और सिकंदर का जीत हुआ, ये देख करके सिकंदर ने
पोरस को आत्मविश्वास देखते हुए उसका राज जो है कि वापस कर देता है। कौन? सिकंदर। तो यहाँ जो है कि जो सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस जो है, सिकंदर का सेनापति निर्याकस था, उन्होंने ये बताया कि वो अभी तक जितने युद्ध हुए हैं इतने जो है कि हार्ड युद्ध नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपने जो इतिहास वो लिखा निर्याकस ने, तो उसने जो ये झेलम नदी है, तो झेलम नदी को क्या किया कि वो हाइडे स्पीड के नाम से भी, कि हाइडे स्पीड के नाम से वो झेलम नदी को संबोधित किया। तो खासकर ये भी पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि झेलम या हाइडे स्पीड तो दोनों एक ही है, क्योंकि खुद निर्याकस ने ये शब्द संबोधित किया कि इतना हार्ड युद्ध अभी तक नहीं हुआ था। सिकंदर ने भी कहा कि मेरे नाम सुनते ही बहुत सारे शासक, बहुत सारे राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जो है पोरस ने इतने ताकतवर के साथ हमसे लड़ा, तो खासकर उसका जो है कि राज उसको वापस कर दिया। अब यहाँ से अगले क्रम में हम बढ़ते हैं कि सिकंदर अब दूसरी ओर, अब यहाँ आता है आपका ब्यास नदी, इसको भी याद रखें, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के तट पर पहुँच करके अगले अभियान के लिए जो रवाना होता है, तो इस समय सोचना है कि उस समय आ गया बारिश के दिन। बारिश का दिन जो है कि जो बारिश का महीना था, ये जो ब्यास नदी थी ये जो है कि अपने उठान पे थी। ब्यास नदी में बहुत बाढ़ आ गया था, और जो है कि यहाँ आने के बाद सिकंदर का जो सेना थी, सिकंदर का सेना ने ये ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कारण बहुत था कि बारिश का महीना था और यूनान का जलवायु और भारत के जलवायु में काफ़ी अंतर था। सैनिकों बीमार पड़ने लगे। अब बीमार पड़ने का कारण यह भी था कि जो झेलम नदी के किनारे जो राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था, तो पोरस ने उसको बहुत ही, पोरस की सेना और सिकंदर की सेना काफ़ी थक जाती है, और थकने के बाद ब्यास नदी पार करने से सिकंदर का सेना जो है इनकार कर दिया। इनकार करने का कारण बहुत था, क्योंकि यहाँ भारत का जलवायु और यूनान का जलवायु ये काफ़ी अंतर था। सैनिक सिकंदर का बीमार पड़ने लगे, और जब बीमार पड़ने लगे तो दो कारण और था, क्योंकि सिकंदर का सेना ये सोचने लगी कि जब एक छोटा सा राजा भारत का पोरस ने हमको इतना थका दिया, तो आगे तो अभी प्रचंड रूप से अभी जो है कि मगध है, याद रखें मगध है। तो मगध का नंद वंश का शासक यानी घना नंद अपने क्रूर व्यवहार से काफ़ी प्रचलित था। तो खासकर यह भी था, तो यही कारण था कि यहाँ से जो है कि सिकंदर का सेना वापस लौट जाती है। तो लौटने का कारण ये था कि यहाँ से सिकंदर ने जितने अपन ये भाग जीता था, तो वहाँ अपना एक सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसको यह प्रभाव सौंप दिया कि आप यहाँ जो है कि इसको संभालिए। और दूसरी बात कि अपने अस्थल मार्ग से वापस लौटा। जो अस्थल सेना का नेतृत्व सिर्फ सिकंदर किया, और यहाँ से जलीय क्षेत्र, जो जलीय मार्ग का जो है कि सेनापति आपका निर्याकस को बनाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जब पहुंचता है बेबीलोन की तरफ, जो है कि आपका ईरान में पड़ता है, तो बेबीलोन की तरफ जब सिकंदर पहुंचता है, तो यानी जो है कि 323 BC में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है मलेरिया के कारण, यानी मलेरिया उसको पकड़ लेता है, मलेरिया बुखार हो जाता है। तो यहाँ करके बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और बात एक और आती है कि जो सिकंदर का जो घोड़े का नाम था केफला, तो उसके नाम से भी जो है कि झेलम नदी के तट पर एक शहर बसाया था, तो उसको खासकर पूछा जाता है। अब दूसरी बात अभी हम समझ लेते हैं कि जो है कि यूनानी जो आक्रमण हुआ था, तो यूनानी आक्रमण से भारत पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। कि सबसे पहले प्रभाव ये पड़ा काला का क्षेत्र, जो काला था, तो ये गंधार काला से ये जैन धर्म से संबंधित जितने भी मूर्तियाँ बनी है वो खासकर गंधार काला से बनी है। तो गंधार काला का अगर देखा जाए तो यूनान से लिया गया है। और दूसरी बात यूनान से एक और मिलता है एकीकरण, याद रखें एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब ये था कि एकता का प्रतीक ने जो है कि यूनानियों ने दिया। तो जब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन कहलाता है, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो क्षेत्र था भारत का, जो बहुत सारा आक्रमणकारी इधर से हो रहा था, तो उस क्षेत्र को ज़्यादा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्यान दिए। तो ये था सिकंदर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतना पसीना हो गया आप लोगों के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।